Good morning, students. How are you all? I hope all of you will be quite well and safe at home. Dear students, today we are going to study first lesson of class 12, A Girl with a Basket, written by William C. Douglas. प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12 के प्रोज के फर्स्ट लेसन अ गर्ल विद अ बास्केट को स्टडी करने वाले हैं। इसके राइटर हैं विलियम सी डगलस। प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस टाइटल को समझ लेते हैं, अ गर्ल विद अ बास्केट, यानी कि टोकरी लिए हुए एक लड़की। इसके राइटर हैं विलियम सी डगलस। 1950 में इंडिया घूमने के लिए आए और उनकी मुलाकात भारत में अनेक लोगों से होती है, अनेक लोगों से वो बात करते हैं और उसी दौरान उनकी मुलाकात कुछ बच्चों से होती है जो अपने को सामान बेच रहे थे। उनमें सबसे अधिक वो प्रभावित हुए थे एक लड़की से जिसकी उम्र थी 9 साल। सी वॉज 9 years old, 9 साल की बच्ची थी। एंड सी वॉज अ रेफ्यूजी गर्ल, वो एक रेफ्यूजी बच्ची थी। रेफ्यूजी होते हैं शरणार्थी, जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी के शरण में चले जाते हैं, उनको हम शरणार्थी कहते हैं। तो मैं बता देता हूँ शरणार्थी कौन थे। उसके लिए मैं आपको इंडियन हिस्ट्री की ओर लेके चलता हूँ। इन 1947 इंडिया गॉट फ्रीडम, 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। एंड आफ्टर इट इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसके बाद भारत को 2 भागों बांट दिया गया था, भारत और पाकिस्तान के बीच। धार्मिक कट्टरवाद के कारण पाकिस्तान में लोगों के साथ, हिंदुओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया कि जो हिंदू लोग थे वहाँ से पलायन कर गए। तो ये जो शरणार्थी बच्चे थे, ये उन्हीं हिंदुओं के बच्चे थे, उन्हीं लोगों के बच्चे थे जिन्होंने पाकिस्तान से भाग करके भारत में शरण ली थी। और लेखक जब इनसे मिला तो वो 9 साल की एक बच्ची से बहुत प्रभावित होता है। तो इस लेसन में हम स्टडी करेंगे उस लड़की की कौन सी वो क्वालिटीज थी जिनसे लेखक बहुत अधिक प्रभावित हुआ। सो लेट्स स्टडी द लेसन अ गर्ल विद अ बास्केट। प्यारे बच्चों, आइए इस लेसन को स्टडी करते हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयंस। तो लेखक अपने बारे में बता रहे हैं कि जब वो भारत घूमने के लिए आए थे, उन्होंने लिखा है कि आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली, मैं नई दिल्ली से चला फॉर द हिमालयाज, हिमालय की ओर। लेखक नई दिल्ली से हिमालय की ओर चले। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली, वो बता रहे हैं कि आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, एज फार एज बरेली, बरेली तक बाई ट्रेन, ट्रेन से। तो लेखक बरेली तक ट्रेन से जा रहे थे। एंड देन बाय कार टू रानीखेत, और फिर बरेली के बाद रानीखेत तक वो किससे गए थे? कार से। एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, वो जो रानीखेत है वो ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन था, यानी जब हमारा देश ब्रिटिश का गुलाम था तो रानीखेत पर ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन हुआ करती थी। और जो रानीखेत थी तो वहां पर जो हिल स्टेशन था लोकेटेड, वो स्थित था ऑन ए 6000 फुट रिज कहते हैं पर्वतीय श्रृंखला। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन थी रानीखेत में, वो 6000 फुट पर्वत श्रेणी पर स्थित थी। अपोजिट आ 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय। जैसे अपोजिट में विपरीत होता है, लेकिन जब हम किसी की लोकेशन बताते हैं तो अपोजिट को सामने, तो अपोजिट को सामने। और इस हिल स्टेशन के सामने क्या था? 120 माइल यानी 120 मील तक स्ट्रेच फैला हुआ था और स्नो कैप्ड हिमालय, बर्फ से ढका हुआ हिमालय। तो रानीखेत के बारे में बता रहे हैं। रानीखेत क्या था? ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन था जिसके सामने 120 मील दूर तक बर्फ से ढका हुआ हिमालय था। और रानीखेत में आर्मी हिल स्टेशन हुआ करती थी जो 6000 फुट ऊंची पर्वतीय श्रेणी पर स्थित थी। द ट्रेन वॉज स्लो, जिस ट्रेन से वो जा रहे थे वो स्लो थी, धीमी चल रही थी। एंड इट स्टॉप्ड, और ये रुक जाया करती थी एट ऑल द वे स्टेशंस, जितने भी स्टेशंस रास्ते में पड़ते थे तो ये ट्रेन हर स्टेशन पर रुकती हुई चलती थी। एट एवरी स्टॉप, और हर स्टॉप पर आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट होता है ट्रेन का डिब्बा होता है, और स्वंग ओपन कहते हैं जोर से खोल देना। तो राइटर बताते हैं कि हर स्टेशन पर मैं अपने कंपार्टमेंट के जो डोर
था उसको खोल दिया करता था एंड वॉक्ड द प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म पर चला करता था। यानी जैसे स्टेशन आता था तो वो अपने कंपार्टमेंट के दरवाजे को खोलते थे और प्लेटफॉर्म पर घूमना शुरू कर देते थे। अब प्लेटफॉर्म्स की कंडीशन बता रहे हैं राइटर, द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद द पीपल। जो प्लेटफॉर्म्स थे भारत के, पैक्ड मतलब भरे हुए थे विद द पीपल लोगों से, मतलब प्लेटफॉर्म पर भीड़ भाड़ थी, लोगों से भरे हुए थे। और किस प्रकार के लोग थे? सिख भी थे वहां पर, मुस्लिम्स भी थे, हिंदूज भी थे, सोल्जर्स सैनिक भी थे, मर्चेंट्स व्यापारी भी थे, प्रीस्ट जो पुजारी लोग होते हैं वो भी थे, पोर्टर्स कहते हैं कुली, जो स्टेशन कुली होते हैं कुली भी थे, बेगर्स भिखारी भी थे, हॉकर्स हॉकर फेरी वाले जो अपने सामान को बेचते हैं स्टेशन पर, उनको हॉकर्स कहते हैं। तो प्लेटफॉर्म इन सभी प्रकार के लोगों से बिल्कुल पैक्ड थे, भरे हुए थे। ऑलमोस्ट एवरीवन वॉज बेयरफुट, ऑलमोस्ट एवरीवन लगभग प्रत्येक व्यक्ति वॉज बेयरफुट, बेयरफुट कहते हैं नंगे पैर। मतलब भारत में लोगों की जो कंडीशन थी, इतने गरीब लोग थे कि वो ज्यादातर लोगों में बेयरफुट यानी कि नंगे पैर थे। एंड ड्रेस्ड, और उन्होंने जो ड्रेस पहन रखे थे, जो कपड़े पहन रखे थे, इन लूज व्हाइट गारमेंट्स, ढीले ढाले सफेद कपड़े पहन रखे थे। सफेद कपड़े ढीले ढाले मतलब जैसे कुर्ता पजामा धोती आदि हम पहनते हैं, उस टाइप के उन्होंने कपड़े पहन रखे थे। I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. राइटर बता रहे हैं कि before I could find one, इससे पहले कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिलता who spoke English, जो इंग्लिश बोल सके, I would ask at least 3 people. इससे पहले मुझे कम से कम 3 लोगों से बात करनी होती। इसका मीनिंग क्या हुआ? राइटर was an American, राइटर एक अमेरिकन थे, एंड ही डिड नॉट नो हाउ टू स्पीक हिंदी, और उनसे हिंदी बोलनी नहीं आती थी और लोग उनकी इंग्लिश को समझ नहीं पाते थे। तो इससे पहले कि लोग उनसे इंग्लिश में बात करें, उन्हें कम से कम 3 लोगों से बात करनी होती थी, तब कोई व्यक्ति उनको ऐसा मिलता था जो उनसे इंग्लिश में बात कर सके। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, राइटर बता रहे हैं कि हम जो बात करते थे वो वर्ल्ड अफेयर्स पर बात करते थे, यानी कि संसार के मामलों पर बात करते थे। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और हर बड़े टॉपिक पर बात किया करते थे। द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, और उन न्यूज पर बात करते थे ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। डे प्रोड्यूस मतलब करंट न्यूज कह सकते हैं। तो हर करंट न्यूज पर बात करते थे, हर मेजर टॉपिक पर हम बात करते थे, पूरी वर्ल्ड की बात करते थे। तो राइटर भारत के लोगों से हर प्रकार की बातें करता था, ठीक है। इन दिस वे, इस प्रकार से, I was trying to get a feel of the pulse of the nation. इस प्रकार से I was trying, मैं कोशिश कर रहा था to get a feel of the pulse. Dear students, this is an idiom. ये एक idiom है, मुहावरा है, to get a feel of the pulse. जिस प्रकार से हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारे पल्स को फील करके, हमारे नब्ज को देखकर हमारे शरीर का हालचाल जान लेता है। तो यहीं से idiom बनती है गेट अ फील ऑफ द पल्स। इसका मीनिंग हुआ भावनाओं को जानना। तो लेखक कह रहे हैं कि आई वाज ट्राइंग टू गेट फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। तो मैं राष्ट्र की भावनाओं को जानना चाह रहा था। तो लोगों से बात करने का जो मेन पर्पस था राइटर का, वो राष्ट्र की सभी विचारों को जानने का था। तो इस प्रकार से राष्ट्र की भावनाओं को जान रहा था वो। चेकिंग ओपिनियन, लोगों के राय जांच रहा था अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स। ऑफिशियल मतलब जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार कह सकते हैं। एटीट्यूड्स, एटीट्यूड मतलब व्यवहार, और मैं सरकार के व्यवहार को जांच रहा था। एंड रिपोर्ट्स, जो रिपोर्ट थी, जो न्यूज थी, उनको मैं जांच रहा था। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। इस स्टेंजा में, इस पैराग्राफ में राइटर जो नेचुरल सीन है, जो प्राकृतिक दृश्य है रास्ते में पड़ने वाले, उनको डिस्क्राइब कर रहा है। जब राइटर ट्रेन से जा रहा था तो रास्ते में उसने क्या क्या देखा, भारत के मतलब खेत कैसे थे, गांव कैसे थे, सबको वो डिस्क्राइब करता है। और क्या कहता है, द रूट, रूट कहते रास्ता, द रूट ले थ्रू, ले थ्रू मतलब गुजरता था। जिस रास्ते से वो जा रहा था वो रास्ता कहाँ से गुजरता था? वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरिया, भारत के सबसे उपजाऊ एरिया से। एग्रीकल्चरल मतलब जो कृषि से संबंधित जो उपजाऊ क्षेत्र था, तो जो राइटर था वो उसी एरिया से होकर गुजर रहा था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर।
कह रहे हैं ये जो प्लेन ना मैदान, ये जो रास्ता जो गुजर रहा था, कहाँ से गुजर रहा था? अपर गंगा रिवर, गंगा नदी के ऊपरी मैदानों से होकर जा रहा था। 1000 फीट अबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल, यानी ये जो मैदान था 1000 फीट अबव सी लेवल, समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई थी वो लगभग कितनी थी? 8000 फीट। तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई थी लगभग 1000 फीट थी, बट ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल कहते हैं गर्म या उष्ण, लेकिन ये जो एरिया था, ये जो स्थान था गर्म था, ठीक है। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा देखने में बिल्कुल भूरी लगती थी, ब्राउन सिल्ट कहते हैं भूरी, और भूरी कब दिखती है? जब वो रेत होता है, उसमें रेत होता है तो गंगा बिल्कुल भूरी दिखती थी। स्वलन, स्वलन मतलब उभरी हुई थी, स्वलन मीन्स उभरी हुई थी। विद फ्लड वाटर्स, फ्लड वाटर मतलब बाढ़ के पानी से, तो कहीं कहीं बाढ़ का पानी बहुत भरा हुआ था गंगा में, तो गंगा पानी से बिल्कुल भरी हुई थी। इट्स ओवरफ्लो, ओवरफ्लो कहते हैं बहाव, तो इसके बहाव ने, गंगा के बहाव ने इनअंडेटिंग, इनअंडेटिंग कहते हैं डुबो देना, तो गंगा के बहाव ने डुबो दिया था थाउजेंड्स ऑफ एकर्स, एकड़ ना एकड़, जो हम अपने खेत नापते हैं कि 10 एकड़ 20 एकड़, तो वो एकड़ है, ठीक है। तो गंगा के बहाव ने, जो गंगा का बहाव था उसने डुबो रखा था थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, राइस मतलब चावल यानी कि धानों की फसल। तो गंगा के बहाव ने कई यानी हजारों एकड़ धानों की फसल को डुबो रखा था। तो हम बता रहे थे राइटर अपने रास्ते का वर्णन कर रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या रास्ते में देखा था। तो अभी गंगा के बारे में बताया, अब वो कह रहे हैं टू द नॉर्थ वर जंगल्स, नॉर्थ यानी उत्तरी दिशा में जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, और बड़े बड़े मैदान, एक्सपेंस कहते दूर दूर तक फैले हुए, तो बहुत दूर दूर तक फैले हुए मैदान थे, और ग्रास घास के, और घास कैसी थी? हायर देन अ मैन्स हेड, और घास भी मनुष्य के सिर से ऊंची घास थी, बड़ी बड़ी घास के मैदान थे। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट, और इसके अलावा और क्या थे? एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, ओकेजनल कहते हैं कहीं कहीं पर, कहीं कहीं पर क्या थे? क्लम्प, क्लम्प कहते हैं झुरमुट ऑफ ट्रीज, पेड़ों के, और कहीं कहीं पर पेड़ों के झुरमुट भी थे, यानी घास के मैदान भी थे, और कहीं कहीं पेड़ों के झुरमुट भी थे। और इन पेड़ों के झुरमुट में क्या था? द होम ऑफ टाइगर्स, टाइगर्स के घर थे, एलिफेंट्स के घर थे, पाइथॉन्स, पाइथॉन कहते हैं प्यारे बच्चों अजगर, तो अजगर के घर थे। एंड कोबरास, कोबरा काला सांप होता है। तो बता रहे इन जंगलों में कौन कौन जानवर रहते थे, किन किन के घर थे? तो टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथॉन से बताया था अजगर होता है, एंड कोबरा, तो ये सारे जानवर इन जंगलों में रहा करते थे, ठीक है। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजॉन, एवरीवेयर हर जगह। एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड, फ्लैट लैंड कहते हैं समतल भूमि। अभी उन्होंने जंगल की बात की और पेड़ों के झुरमुट की बात की, गंगा नदी की बात की, अब कह रहे हैं कि देयर वाज फ्लैट लैंड, समतल भूमि की बात कर रहे हैं अब। रनिंग टू द हॉरिजॉन, रनिंग मतलब फैली हुई थी, टू द हॉरिजॉन, हॉरिजॉन कहते हैं क्षितिज। क्षितिज क्या होता है? जब हम एक लंबी निगाह डालते हैं बाहर की ओर, तो ऐसा लगता है दूर जाकर के कहीं कि धरती और आसमान एक जगह है, तो उस लास्ट पॉइंट को हम हॉरिजॉन कहते हैं, यानी कि दूर दूर तक। तो दूर दूर तक समतल भूमि फैली हुई थी, बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सैक्रेड बेनियन ट्री, और डॉटेड मींस होता है वैसे बिंदु होना, डॉट होता है ना बिंदु, तो बिंदु के समान दिखाई पड़ रहे थे हियर एंड देयर, इधर उधर यानी दूर दूर तक क्या दिखाई पड़ रहे थे? बाय द सैक्रेड बेनियन ट्री, सैक्रेड कहते हैं पवित्र, और बेनियन कहते हैं बरगद के पेड़। और जब दूर तक हमारी निगाह जाती थी तो वहां बरगद के पेड़ थे। और बाय रोज ऑफ पाकर ट्रीज, और रोज कहते हैं कतारें, और कतारें बनी हुई थी, लाइन लगी हुई थी किसकी? पाकर ट्री, यानी कि जो पाखड़ के पेड़ होते हैं उनकी लाइनें लगी हुई थी। तो बरगद के पेड़ थे, पाखड़ के पेड़ थे, और क्या है? शेप्ड लाइक एल्स इन एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और रास्ते में बता रहे हैं पाखड़ के पेड़ थे, शेप उनके जो आकार था वो कैसा था? एम के वृक्ष के समान, एल में एक वृक्ष होता है उसके समान था। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और उनके जो ट्रंक्स थे, जो उनके तने थे वो कैसे थे? थिक मोटे थे, और ट्विस्टेड कहते हैं मुड़े हुए, यानी कि उसमें मोड़ थे, सीधे पेड़ नहीं थे, मुड़े हुए पेड़ थे। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग, हॉट गर्म और ह्यूमिड कहते हैं नम, गर्म और नम हवा वाज मूविंग चल रही थी इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट,
किस दिशा में? साउथ वेस्ट, ठीक है। दक्षिण पश्चिम दिशा में ठंडी और गर्म हवा बह रही थी, हवा चल रही थी। monkeys, some of them mothers with babies clinging to them and riding underneath। अब क्या बता रहे हैं? वो रास्ते में क्या देखा उन्होंने? मंकीज, बंदरों को देखा था। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ मदर्स, कुछ माताएं थी, यानी कि मादा बंदर थे, ठीक है। विद बेबीज, उनके साथ क्या थे? उनके बच्चे थे। क्लिंगिंग, जो चिपके हुए थे, टू देम, उनसे, अंडरनीथ कहते हैं नीचे, राइड मतलब सवारी करना। तो आपने बंदरों को देखा हुआ, जो माताएं होती हैं बंदरों में, जो मादा बंदर होते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे उनके नीचे चिपके हुए रहते हैं और वो हमेशा क्या कहते हैं? राइडिंग, उनके साथ सवारी करते रहते हैं। तो उन्होंने बंदरों को देखा, बंदरों की जो माताएं थी, जो मादा बंदर थे, उनके बच्चे चिपके हुए थे। स्वंग ऑफ ट्रीज, स्वंग ओपन, झूलना, तो पेड़ों में झूल रहे थे वो इधर उधर। एट द स्टेशन, स्टेशन पर आपने देखा होगा ही, हम रास्ते में जाते हैं तो स्टेशन पर पेड़ पड़ते हैं पिलखन आदि के, तो उन्होंने बंदरों को झूलते हुए देखा हो। तो स्टेशन पर जो बंदर थे वो पेड़ों में झूल रहे थे। लुकिंग फॉर फूड, लुक फॉर कहते हैं ढूंढना, तलाश करना, और वो ऐसा क्यों कर रहे थे? भोजन की तलाश में। द विलेज वी पास्ट, अब वो गांव के बारे में बता रहे हैं। पहले उन्होंने गंगा रिवर के बारे में बताया और जंगलों के बारे में बताया, स्टेशन के बारे में बताया, अब बता रहे हैं गांव के विषय में। तो द विलेजेस वी पास्ट, जिन गांवों से हम गुजरे थे, हैड वॉल्स, उनकी जो दीवारें थी घरों की, मेड ऑफ मड, वो मिट्टी की बनी हुई थी। मिक्स्ड विद वाटर, जैसे कि हम गारे की दीवारें बनाते हैं, कच्चे जो घर होते हैं, तो कच्चे घरों की दीवारें किस होती है? मिट्टी की बनी होती हैं। और मिट्टी में हम क्या करते हैं? पानी मिला देते हैं। एंड काव डंग, काव डंग कहते हैं गोबर। मतलब जो घर थे वो कच्चे थे, कच्ची दीवारें थी, और उनको बनाया कैसे गया था? मिट्टी में गोबर और पानी मिला करके गारे से उनकी दीवारों को बनाया गया था। तो काव डंग कहते हैं गोबर। देयर पीक्ड रूफ्स वर थैच्ड, और उन घरों की जो छत थी, रूफ्स थी, जो छत थी, वेयर थैच्ड, थैच कहते हैं छप्पर, यानी कि घर जो थे कच्चे थे, उन पर छप्पर पड़े हुए थे। बंडल्स ऑफ ग्रास, और घास के जो बंडल थे, गठरियां थी, टाइड टू बैम्बू पोल्स, और छप्परों पर जो बैम्बू पोल्स, बैम्बू कहते हैं बांस, जो बांस की बल्लियां थी, उन पर घास बांधी गई थी, जैसे छप्पर छाते हैं घास से। स्ट्रेच्ड अक्रॉस द राफ्टर्स, राफ्टर्स कहते हैं बल्लियां, और उन बल्लियों पर घास को फैला करके उन पर घास को बांधा गया था, यानी एक प्रकार से छप्पर पड़े हुए थे उन मकानों की छत पर। तो मकान कैसे थे? कच्चे थे, कच्ची मिट्टी के उन पर जो दीवारें बनी हुई थी, और उनके ऊपर जो छत थी वो छप्पर की बनी हुई थी, बांस के जो पोल्स थे उन पर घास बांध दी गई थी। दैट डे द पंपकिन वाइन्स दैट ग्रू ओवर देम वर इन ब्लूम, दैट डे, उन दिनों की बात बता रहे हैं। द पंपकिन वाइन्स, पंपकिन एक सब्जी होती है, काशीफल, सब जानते होंगे। तो जो काशीफल की वाइन्स होते हैं, लताएं या बेल, तो जो काशीफल की बेल थी, दैट ग्रू, जो उग आई थी, ओवर देम, उन पर। तो गांव में ऐसे करते हैं लोग, घरों के आसपास, कच्चे मकानों के आसपास क्या करते हैं? उनके बीज बो देते हैं, उनसे क्या होता है? जो बेल होती है वो चलने लगती है, और वो बेल उनके पूरे छप्पर पर फैल जाती है। तो जो पंपकिन की जो बेल थी वो उनके छप्पर पर फैली हुई थी। इन ब्लूम, ब्लूम कहते हैं फलना फूलना, और बेल जो थी फल फूल रही थी, फल आ रहे थे, फूल आ रहे थे। एंड ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो, और ट्रेलिंग इधर उधर फैलना, और स्ट्रिक्स है पीली धारियां, ठीक है, और पीली धारियां इधर उधर फैली हुई थी। पीली धारियां किस चीज के? बेल की। तो बेल की जो धारियां थी इधर फैली हुई थी। ओवर ड्रैप बॉल्स, ड्रैप कहते हैं डल, नीरस, जो सुंदर ना हो। तो हम सभी जानते हैं जो कच्चे घर होते हैं, कच्ची दीवारें होती हैं, वो सुंदर नहीं होती हैं। तो जो दीवारें थी वो सुंदर नहीं थी, ऐसी दीवारों पर जो पंपकिन की जो बेल थी वो फैली हुई थी इधर उधर, और उन पर फल फूल आ रहे थे। अब आगे कहानी बहुत अच्छी आने वाली है। अभी तक राइटर ने नेचुरल सीन का वर्णन किया, जिन गांवों से वो होकर गुजरे थे उनको बताया था। अब यहाँ से मेन स्टोरी हमारी शुरू होती है। तो एक्ट 1 स्टेशन, एक स्टेशन पर माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल, जो लेखक का रूटीन था लोगों से बात करने का। मैंने भी बताया था कि जैसे स्टेशन आता था तो राइटर अपने कंपार्टमेंट के दरवाजे को खोलता था और स्टेशन पर टहलना शुरू कर देता था। लेकिन एक स्टेशन पर क्या हुआ कि माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल, लोगों से बातें करने का जो मेरा रूटीन था, वॉज इंटरप्टेड। इंटरप्टेड के मतलब डिस्टर्ब, उसमें बाधा आ गई।
तो हर स्टेशन पर वो चलता था, लेकिन एक स्टेशन पर जैसे ही वो टहलने के लिए उतरा या लोगों से बातें करने के लिए उतरा तो वैसा नहीं कर पाया। उसके मार्ग में कुछ बाधा आ गई। बाधा क्या थी? एज सुन एज एलाइटेड उतरना। कह रहा कि जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पर उतरा, एक ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन, एक छोटे बच्चों के झुंड ने, यानी कई सारे छोटे बच्चे थे, तो गैदर इकट्ठे हो गए अराउंड मी, मेरे चारों ओर। प्यारे बच्चों, यही मेन स्टोरी है यहाँ से इसकी। तो बताते हैं कि एक स्टेशन पर जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पर उतरा तो कई सारे बच्चों का जो समूह था, जो झुंड था, वो मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गया। दे वेयर सेलिंग बास्केट्स, वो बच्चे क्या कर रहे थे? वो बच्चे टोकरियां बेच रहे थे। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि हु वर दी चिल्ड्रन, ये बच्चे कौन थे, एंड व्हाट वर दे डूइंग, और वो क्या कर रहे थे। तो वो बच्चे कौन थे? तो लिखा कि दे वर सेलिंग बास्केट्स, वो टोकरियां बेच रहे थे। और टोकरियां कैसी थी? हैंड वूवन, वूवन कहते हैं बुनना, यानी हाथों द्वारा बनाई गई, मशीनों द्वारा बनाई हुई नहीं थी, हाथों से उन्होंने बुनी थी। टोकरियां बेच रहे थे। रीड बास्केट्स, रीड होता है कि जो हमने देखा होगा पतेल होती है, झाड़ होती है, उनमें सेंटा टाइप का उगाता है, तो उसके हम क्या करते हैं? टोकरियां बना लेते हैं। ठीक है, एक प्रकार के बांस तो नहीं होता, बांस से पतली डंडी होती है। तो रीड बास्केट्स बनी हुई थी। ठीक है, विद सिंपल डिजाइन, इस पर सिंपल डिजाइन बने हुए थे, पैटर्न्स, कुछ नमूने बने हुए थे। देखा होगा आपने, गांव में बेचने आते हैं टोकरियां, तो उन पर सिंपल से डिजाइन होते हैं। तो वो बच्चे उन हाथों से बनाई हुई टोकरियों को बेच रहे थे। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, हेल्ड होना पकड़े होना, दे हेल्ड द बास्केट्स, उन्होंने अपनी टोकरियों को पकड़े हुआ था, हाई होते ऊंचे, यानी ऊंचे पर उन्होंने पकड़ा हुआ था, नहीं हाथ उन्होंने ऊपर करे हुए थे और ऊपर टोकरियां थी। तो दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, उन्होंने उन टोकरियों को ऊंचे करके पकड़े हुए था। शाउटिंग, वो चिल्ला रहे थे। वर्ड्स, अपने शब्दों में वो चिल्ला रहे थे, जैसे कि कोई सामान बेचने वाले शोर मचा करके अपने सामानों को बेचते हैं। तो उसी प्रकार से वो बच्चे भी चिल्ला चिल्ला करके उन सामानों को बेच रहे थे। तो आई डिड नॉट नो, कह रहे कि मुझे नहीं पता वो क्या कह रहे थे, बिकॉज द राइटर वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग देयर लैंग्वेज, क्योंकि जो लेखक थे उनकी भाषा को नहीं समझ पा रहे थे। तो कह रहे मुझे नहीं पता वो क्या कह रहे थे, लेकिन वो जोर जोर से बोल करके कुछ चिल्ला रहे थे। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, कह रहा है बट कन्वे कहते समझ, लेकिन मैं समझ रहा था अनमिस्टेकेबली, बिना किसी गलती किए हुए, देयर डिजायर, देयर कहते हैं इच्छा। तो कह रहा है कि मुझे उनके शब्द तो समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन मैं ये अच्छी तरह समझ रहा था कि वो चाहते क्या थे, उनकी इच्छा क्या थी। अब वो बता रहे हैं कि दीज वर रेफ्यूजी चिल्ड्रन, ये जो बच्चे थे ये रेफ्यूजी चिल्ड्रन थे। कौन थे बच्चे? ये थे रेफ्यूजी चिल्ड्रन, दीज वर रेफ्यूजी चिल्ड्रन, ये शरणार्थी बच्चे थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हु वर दी चिल्ड्रन, ये बच्चे कौन थे? तो दीज वर रेफ्यूजी चिल्ड्रन, ये शरणार्थी बच्चे थे। और ये क्या कर रहे थे? ये अपने सामानों को बेच रहे थे। दे वर सेलिंग बास्केट्स एंड अदर आर्टिकल्स, तो वो क्या कर रहे थे? अपने टोकरियां बेच रहे थे और सामान बेच रहे थे। When partition between India and Pakistan was decreed, जब पार्टीशन कहते हैं बंटवारा, तो जब बंटवारा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, किसके बीच में बंटवारा हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच में। और डिक्रीड कहते हैं ऑर्डर होना। तो जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे का आदेश हुआ, मैंने शुरू में बताया था कि ये जो कहानी है कहाँ से शुरू होती है? भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से। तो जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे का आदेश हुआ, hundreds of thousands of people, यानी कि हजारों लाखों लोग pulled up their roots, pulled up their roots का मतलब होता है जड़ समेत उखड़ जाना, यानी घर से बेघर हो जाना, सब कुछ छोड़ जाना। तो हजारों लाखों लोगों मतलब वो घर से बेघर हो गए। एंड चेंज देयर रेजिडेंसेस, और उन्होंने अपने रेजिडेंसेस को चेंज कर दिया। रेजिडेंस कहते हैं निवास, यानी पहले पाकिस्तान में रहते थे तो वो पाकिस्तान से भाग करके डर से कहाँ आ गए? भारत में। और भारत में आकर के उन्होंने शरण ले ली थी और इसीलिए उनको क्या किया गया? रेफ्यूजी, शरणार्थी। तो जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो हजारों लोग, लाखों लोगों ने अपने घर बार को छोड़ दिया और उन्होंने अपना रेजिडेंस चेंज कर दिया और वो कहाँ आ गए? भारत में। 9 मिलियन पीपल, कितने लोगों ने? 9 मिलियन पीपल, 9 लाख लोगों ने लेफ्ट पाकिस्तान, किसको छोड़ दिया? पाकिस्तान को छोड़ दिया था। तो उस बंटवारे के बाद 9 लाख लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ा था, ठीक है। एंड केम टू इंडिया, और वो वहां से भाग करके कहाँ आ गए थे? भारत को आ गए थे।
ड्रिवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, और आए क्यों थे? ड्रिवन बाय द फियर, डर के कारण। किस डर के कारण? रिलीजियस फैनेटिसिज्म, रिलीजियस कहते हैं धार्मिक, और फैनेटिसिज्म कहते हैं अंधापन, यानी कि धार्मिक अंधेपन के कारण या धार्मिक कट्टरवाद के कारण 9 लाख लोग पाकिस्तान को छोड़कर भारत आ गए थे। ठीक है, दे वेयर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, ये जो लोग थे जब वहां से स्टार्ट हुए थे, पाकिस्तान से जब चलना शुरू हुए थे तब ये गरीब थे। दे वेयर पुअर, ये और भी गरीब हो गए। एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, ट्रैक कहते हैं पैदल यात्रा, लेकिन जब उन्होंने अपनी पैदल यात्रा पाकिस्तान से शुरू की भारत के लिए, तभी लोग और भी क्या हो गए? पुअरर हो गए, यानी और अधिक गरीब हो गए। गरीब तो पहले से थे, लेकिन जब पाकिस्तान से चले अपना सब कुछ छोड़ करके, तब ये और भी अधिक गरीब हो गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी, फॉर ऑल यानी वो सब कुछ, दे कुड कैरी जो वो ले जा सकते थे, तो वो क्या ले जा सकते थे? वॉज अ बिट ऑफ फूड, थोड़ा बहुत उन्होंने अपने साथ में क्या लिया था? खाना लिया। अब कोई हम वहां से अपनी जमीन तो उठा कर नहीं ला सकते, अपना मकान नहीं ला सकते। हम जब कहीं एक जगह से दूसरी जगह अपनी सुरक्षा के लिए जाते हैं तो क्या ले जा सकते हैं? थोड़ा भोजन, थोड़ा जो नकदी धन होता है वो ले जा सकते हैं, या कपड़े आदि। ठीक है, तो वो भी अपने साथ क्या ला सकते थे? बस थोड़ा सा खाना लिया उन्होंने। एंड आ फ्यू बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स कहते हैं सामान, और थोड़ा बहुत सामान और लिया। सून दे वर आउट ऑफ फूड, लेकिन शीघ्र ही उनका जो भोजन था वो समाप्त हो गया। ठीक है, ए फ्यू डेज आफ्टर, कुछ ही दिनों के बाद, दे स्टार्टेड, जब वो वहां से चले थे, यानी जब वो वहां से चले थे कुछ ही दिन के बाद उनका जो खाना था वो समाप्त हो गया। एंड दे बिगेन टू फॉल, वो गिरने लगे, बाय द वे साइड, रास्ते में ही, फ्रॉम द वीकनेस, कमजोरी से, ऑफ हंगर, भूख की। जब खाना समाप्त हो गया, लंबी दूरी उनको चलना था, तो भूख के कारण उनके अंदर कमजोरी आई, और कमजोरी से वो रास्ते में ही गिरने शुरू हो गए। एंड डाइड, और वो मर गए, वेयर दे फेल, जहां भी वो गिरे, यानी भूख से इतने वो कमजोर हो गए कि जहां जो गिरा वो वहीं पर मर गया। तो इस प्रकार से उनकी जो कंडीशन थी बहुत ही पिटिएबल थी, बहुत ही दयनीय थी। तो ये जो बच्चे थे ये उन्हीं लोगों के बच्चे थे जो भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भागकर भारत को आए थे, भारत में इन्होंने शरण ली थी। तो अपनी जीविका चलाने के लिए इन्होंने ये सामान बेचना शुरू कर दिया था। आगे लिखा है द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स, जो टोकरी बेचने वाले बच्चे थे, वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, तो ये इन्हीं शरणार्थियों के बेटे और बेटियां थे। तो कौन थे वो बच्चे? ये उन शरणार्थियों के बच्चे थे जो पाकिस्तान से भागकर भारत को आए थे। दे और देयर पेरेंट्स, वो और उनके माता पिता और रिलेटिव्स या उनके जो रिश्तेदार संबंधी थे, हैड गेदर्ड इन द सिटीज, वो कहाँ इकट्ठे हुए? सब शहर में आकर इकट्ठे हुए। सेटिंग अप स्टॉल्स, उन्होंने वहां पर अपनी छोटी छोटी स्टॉल लगा ली, दुकानें लगा ली। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, और उन्होंने सिंपल आर्टिकल्स को बनाना शुरू कर दिया, छोटे छोटे सामान बनाना शुरू कर दिया। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स, और वो ऐसे मार्केट में उन्होंने अपनी जीविका कमाने शुरू की, ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो पहले से ही ओवर क्राउडेड थी, भीड़ से भरी हुई थी। तो वहां उन्होंने इस प्रकार से अपनी जीविका कमानी शुरू कर दी। They lived in cloth and grass sheds, और उनके जो मकान थे वो पक्के मकान नहीं थे, वहां से भाग करके आए थे। तो उन्होंने क्या किया? क्लॉथ एंड ग्रास, यानी घास फूस के कपड़ों के उन्होंने झुग्गियां बना ली, और उन्हीं झुग्गियों में उन्होंने रहना शुरू कर दिया था। तो वो कहाँ रहते थे? घास फूस आदि की झुग्गियों में रहते थे। That line the streets, वो झुग्गियां कहाँ लगा ली थी उन्होंने? गली में। The peasants, peasants कहते हैं किसान, जो फार्मर्स थे, among these refugees, इन शरणार्थियों में जो किसान लोग थे, had been accustomed आदी होना, तो जो किसान लोग थे वो आदी थे, to little, थोड़े के ही, all their lives, अपने जीवन भर। जो किसान लोग थे वो तो थोड़े से के पहले से ही आदी थे, थोड़े में गुजारा कर लिया करते थे। For the annual income, क्योंकि जो उनकी एनुअल इनकम थी, जो वार्षिक आय थी, of an agricultural family, जो एक कृषि परिवार की जो आमदनी थी, जो आय थी, does not on the average exceed अधिक, तो अधिक नहीं थी, किससे अधिक नहीं थी? $100 a year, मतलब एक किसान की जो वार्षिक आय थी तो वो $1 से अधिक नहीं थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर कहते हैं मजदूर,
और जो एक मजदूर व्यक्ति जो एवरेज इनकम थी वो कितनी थी, मेक्स 30 सेंट्स a day, एक दिन में लगभग वो 30 सेंट्स कमा लेता था, ठीक है। और लेस देन $2 a week, और यदि सप्ताह की बात करें तो मजदूर की इनकम $2 से भी कम थी। देयर इज 1 meal a day, दिन में एक ही बार उनको भोजन मिलता था, और भोजन में क्या होता था, एन ऑनियन, एक प्याज का टुकड़ा, अ पीस ऑफ ब्रेड, कोई रोटी का टुकड़ा, अ बाउल ऑफ पल्स, एक कटोरी दाल मिल जाती थी, बाउल कहते हैं कटोरा, एक कटोरी दाल, विद मिल्क, या थोड़ा बहुत साथ में दूध मिल जाता था, परहैप्स अ बिट ऑफ गोट चीज, और साथ में कभी कभी क्या मिल जाता था, बिट कहते हैं टुकड़ा, और गोट चीज यानी कि बकरी के दूध का बना हुआ पनीर, चीज में पनीर होता है। तो खाने में क्या होता था, एक प्याज, रोटी का टुकड़ा, एक कटोरी दाल आदि, थोड़ा बहुत दूध, या फिर बकरी के दूध का बनाया हुआ किसी पनीर का टुकड़ा। नो टी, चाय भी नहीं मिलती थी, नो कॉफी, कॉफी भी नहीं मिलती थी, नो फैट जैसा भोजन भी उनको नहीं मिलता था, नो स्वीट, ना कोई मिठाई थी, नो मीट, और ना ही उनको मांस खाने के लिए मिलता था, साधारण सा खाना वो खाते थे। $100 a year is not। डियर स्टूडेंट्स, इस पार्ट को हम यहीं क्लोज करते हैं, और इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिए, तभी आपको ये कहानी पूरी समझ में आएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।